मैं हूं सलमान कंसल्टेंट और आज हम मौजूद हैं ह्यूमैनिटी लाइफ रिहाब सेंटर जोहर टाउन लाहौर में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर लुजैन मकसूद साहिबा जो कि साइकाट्रिस्ट हैं। आज हम इनसे बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मुआशरे में नशे की जो अलामात हैं उनके ऊपर हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा जो है वो नशा कर रहा है या उसको डिप्रेशन एंजाइटी है, तो उनमें डॉक्टर लुजैन साहिबा और ह्यूमैनिटी लाइफ रिहाब जो है वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताएं हमारी ऑडियंस को कि डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या डिफरेंस है? डिप्रेशन और एंजाइटी को लोग अक्सर इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि एक ही चीज़ है, लेकिन डिप्रेशन दरअसल हम अगर आम जुबान में बात करें तो ये है उदासी की बीमारी है, मायूसी की बीमारी है। और जो एंजाइटी है वो परेशानी वाली बीमारी है, यानी कि जब हम उदास होते हैं तो हम ज़्यादातर अपनी माजी के बारे में सोचकर उदास होते हैं। उस दौरान हमें मायूसी होती है जिसको होपलेसनेस कहा जाता है। एनिडोनिया उसका एक फीचर होता है जिसमें इंसान का किसी चीज़ में दिल नहीं लगता, खुशी महसूस नहीं होती, फटीग होती है जिस समय जान नहीं रहती, पछतावा होता है चीज़ों का जो हद से ज़्यादा होता है, उसकी वजह से खुदकुशी के या मरने के ख्यालात भी आ सकते हैं। इंसान को बेचारगी का एहसास होता है। और जो एंजाइटी होती है उसमें मुस्तकबिल की परेशानी होती है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर एंगल से सोचते हैं और हमेशा वर्स्ट आउटकम जो है वो इमेजिन करते हैं। एंजाइटी में फिर मुख्तलिफ, एक एंजाइटी भी एक ब्रॉड टर्म है, इसमें फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ आ जाती हैं, लेकिन उनका जो मेन कह लें कि थीम है वो परेशानी होती है, फ्यूचर की परेशानी एंजाइटी में आ जाती है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मुआशरे में नशे की जो एडिक्शन है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि मुआशरे में या हमारी फैमिली में से कोई बंदा नशे का आदी हो चुका है? जो अगर हमारे मुआशरे में बढ़ रहा है इसका तो हम नहीं बता सकते डायरेक्टली कि कैसे पता चलेगा, लेकिन जो हमारे क्लोज फैमिली मेम्बर्स होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, जिनको हम बहुत कह लें कि क्लोजली देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो हम बहुत आसानी से उनके बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस नोट कर सकते हैं कि अगर वो किसी बगैर वजह के वो बहुत उदास रह रहे हैं, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले उनकी शख्सियत मुख्तलिफ थी और अब अचानक से बिहेवियर में चेंजेस, मूड में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, नींद के मसले, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर हम हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये इस तरफ इशारा कर रहे हो कि वो किसी किस्म का नशा इस्तेमाल करें। हर नशे के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और वो बिहेवियर में ही शो होते हैं, बिहेवियर में या हमारी नींद में या हमारी कुछ ऐसे ख्यालात और हमारे एहसासात में, तो वो हमें पता चल सकता है, अंदाज़ा हो सकता है, लेकिन कन्फर्म ऑब्वियसली जो है वो हम उनका जब मुख्तलिफ टेस्ट हैं, यूरिन का भी होता है, ब्लड का भी होता है, मोस्ट कॉमन यूरिन का कराते हैं, उसमें फिर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या साइकाट्रिस्ट डॉक्टर की मेडिसिन खाने से इंसान उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर डिपेंडेंट हो जाता है या उसका भी आदी हो जाता है, ऐसा भी कुछ मिथ पाया जाता है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी, ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है और यही समझा जाता है, लेकिन बहुत थोड़ी इकसाम है दवाइयों की जिसकी आदत हो जाती है, और इसीलिए जब हम वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम प्रॉपर उनका एक प्लान बना के देते हैं कि आपने शुरू में इतनी खानी है, इतने अरसे बाद आपने इसको कम कर देना, फिर मज़ीद कम करके छोड़ देना, और हम मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे नींद की गोलियाँ, सुकून की गोलियाँ हैं, बेंजोडाज़ेपिन्स हम जिनको कहते हैं, वो हम इस तरीके से कहते हैं, उससे डिपेंडेंस हो सकती है। लेकिन जो बाकी दवाइयाँ हैं ज़्यादातर बीमारियों की, वो एक प्रॉपर कोर्स ज़रूर होता है जो 1 से 2 साल का भी हो सकता है, लेकिन वो हम जब आहिस्ता आहिस्ता करके छुड़वाते हैं तो बीमारी ठीक हो चुकी भी होती है, और हम छुड़वाते ही तब है जब बीमारी मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुकी होती है। ठीक है, तो क्या ये मेडिसिन मेंटल को क्या सपोर्ट करती हैं, क्या उसमें चेंजिंग कैसे लेके आती हैं? बेसिकली बीमारियों में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि इम्बैलेंस में होते हैं, केमिकल्स होते हैं ब्रेन जब कह लें, तो उन केमिकल्स के बैलेंस को बहाल करती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हार्मोन्स, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करवाती हैं जिसमें तो जब से ज़्यादा रिसर्च हुई है वो BDNF के ऊपर, यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और इसके अलावा जो न्यूरॉन्स का दिमाग के सेल्स होते हैं उनका आपस में कनेक्शन है, साइनेप्सेस, उसको बढ़ाती हैं। और हाँ, ये एक ज़रूर बात है कि कुछ बीमारियाँ होती हैं वो बहुत लंबे अरसे की होती हैं। मिसाल के तौर पर स्किज़ोफ्रेनिया अक्सर लोगों में, खासतौर पे जेनेटिक लोडिंग बहुत ज़्यादा हो, फैमिली में बहुत ज़्यादा हो, तो वो लंबे अरसे तक चलता है, और जब भी हम दवाई छोड़ने की कोशिश करते हैं रिलैप्स हो जाता है, दोबारा आ जाता है, तो हमें मजबूरन दवाई को लंबा अरसा चला 4 से 5 साल भी चलाना पड़ सकता है। लेकिन वो बीमारी की वजह से हम लंबा चला रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीमारी दवाइयों के ऊपर उनकी डिपेंडेंस हो गई है। ठीक है, वो बीमारी की वजह से उसका ड्यूरेशन बढ़ हाँ जी।
जी ठीक है बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब आजकल मुआशरे में नौजवान जो है ना खुदकुशी की तरफ बहुत ज़्यादा राग़ब हो रहे हैं और पिछले दिनों एक वाक़या भी आया है खुदकुशी का, किसी हॉस्टल का था आई थिंक। तो हमें कैसे पता चल सकता है कि ये नौजवान या हमारे फैमिली मेम्बर में से कोई बंदा खुदकुशी करने की तरफ जा रहा है? हम डेफिनेटली तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि अक्सर जो लोग होते हैं वो साइलेंटली डिप्रेशन को फाइट कर रहे होते हैं और हर खुदकुशी डिप्रेशन की वजह से होती भी नहीं है। कुछ लोगों की वैसे ही कह लें कि हिसाबी तौर पे वो कमज़ोर होते हैं या बेहतर तरीके से कहा जाए तो स्ट्रेस हैंडलिंग उनकी अच्छी नहीं होती है। ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन हो, तो किसी भी वाक़े की वजह से वो ट्रिगर हो सकता है। तो हतमी तौर पे बताना तो नामुमकिन है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मरीज़ नहीं जिसने खुदकुशी के ज़हन में सोचें आ रही होती हैं वो बता देता है। अक्सर वो क्राई ऑफ हेल्प हम जिसे कहते हैं कि वो बता रहा होता है कि मैं बहुत तंग हूँ, मुझे मौत का ख्याल आ रहा है, ये मैं खुदकुशी कर लूँगा। अक्सर हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर जो लोग खुदकुशी प्लान करके करते हैं, कुछ लोग बहुत इम्पल्सिवली कर लेते हैं, वो एक लंबी स्टोरी है। लेकिन जो प्लान करके करते हैं वो ज़्यादातर किसी ना किसी को बताते हैं या कोई ऐसा अपना इरादा ज़रूर जाहिर करते हैं। मतलब कि वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो चीखो पुकार बता रहे होते हैं, अपने किसी दोस्त को बता रहे होते हैं या किसी फैमिली में से किसी भाई को जिसके साथ उनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, उनको वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। हाँ जी। लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ज़्यादातर देखा क्या कि ऐसा होता है और हमें देखते रहना चाहिए क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है कि हर कोई अपनी एक रेस में लगा हुआ है। हम अपनी दोस्त तो दूर, हमें अपने फैमिली मेम्बर से भी राब्ता जो है अक्सर नहीं होता अपनी मसरूफियत की वजह से। तो हमें पता लगाते रहना चाहिए कि वो किसी ज़हनी मसले मसाइल से तो नहीं गुजरे, किसी जज्बाती परेशानी का शिकार तो नहीं है, उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं चल रही जिसकी वो टेंशन ले रहे हैं। तो हमें पता रखना चाहिए अपने इर्द गिर्द लोगों को। बिल्कुल रखना चाहिए। क्या नशा इस्तेमाल करने वाले बंदे की मौत हो सकती है नशे की वजह से? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। ना सिर्फ नशा इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती है, बल्कि जो नशा एकदम से छूटता है और ख़ासतौर पे जो हाई डोजेस ले रहे हैं और एकदम से जब छुड़ाया जाता है उसकी वजह से भी हो सकती है। और मुख्तलिफ जैसे हमने पहले डिस्कस कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो मंशियात हैं उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हीरोइन है, हमारे माशरे में जो आजकल अगर सबसे कहूँ कि जो कॉमनली चल रहा है वो एक हीरोइन चल रहा है और एक आइस एम्फेटामिन्स चल रहे हैं क्योंकि ये ईजिली हम अवेलेबल हैं, अफोर्ड कर सकते हैं लोग। तो और दोनों काफ़ी मुख्तलिफ हैं। जो हीरोइन है वो दिमाग को सुलाता है, वो सीनस डिप्रेसेंट उसको कहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हाई डोज में इस्तेमाल किया जाए, मिसाल के तौर पर डायरेक्ट खून में लगाया जाए, तो उस जो दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से सो जाते हैं जिसमें हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर जो सांस लेने को कंट्रोल करता है वो भी शामिल होता है। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से सांस की दुश्वारी की वजह से भी मौत हो सकती है। और जो एम्फेटामिन्स हैं वो उनको सीनस स्टिमुलेंट्स कहते हैं, वो दिमाग को तेज़ करते हैं। तो दिमाग से जुड़े जो हमारे जिसको हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कहते हैं अपनी एक साइंस की ज़ुबान में, कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाना, इस सब चीज़ों की वजह से देखा गया है कि ज़्यादा डोज लेने की वजह से लोगों को हार्ट अटैक भी हो सकता है, बुखार बहुत तेज़ हो सकता है, लोग पानी की डिहाइड्रेशन, बुखार तेज़ होने की वजह से भी मर जाते हैं, और स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और मिसाल के तौर पर जैसे अल्कोहल है, जब वो एकदम से बहुत हाई डोज से छोड़ते हैं लोग तो उस दौरान उनको दौरे पड़ते हैं, जैसे मिर्गी के झटके होते हैं, उस तरीके के दौरे पड़ते हैं। और एक कंडीशन होती है जिसको हम डिलीरियम ट्रेमेंस कहते हैं, वो भी हो सकती है। तो उस दौरान अगर हम इनको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे वो कंट्रोल हो सकती हैं, अगर वो ना दी जाएँ तो उससे भी मौत आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है मिर्गी का, तो क्या मिर्गी का तल्लुक भी नशे की वजह से? नहीं, मिर्गी एक बिल्कुल अलग बीमारी है, एपिलेप्सी कहते हैं, उसका नशे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये कह रही थी कि जब हम अल्कोहल को छोड़ते हैं या कुछ और भी ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जो सीनस डिप्रेसेंट्स होते हैं, नींद की गोलियां भी जब बहुत ज़्यादा मिकदार से एकदम से छोड़ते हैं तो मिर्गी की तरह के मैं समझ रही हूँ ताकि सबको समझ आ जाए कि जैसे मिर्गी में दौरे पड़ते हैं उसी नौयत के दौरे होते हैं। मिर्गी बीमारी एक अलग है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये भी हमें बताएं कि आजकल मुआशरे में कौन से नशे हैं जो मुआशरे में चल रहे हैं और उनका क्या साइड इफेक्ट्स हो रहा है मुआशरे के ऊपर? मुख्तलिफ किस्म की मंशियात हैं जो आजकल लोग आमतौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका ताल्लुक बहुत हद तक जो सोशो इकोनॉमिक क्लास होती है उससे भी है, क्योंकि जैसे मिसाल के तौर पे कोकेन है, वो एक महंगी ड्रग है, तो वो ज़्यादातर जो एलीट क्लास है वो इस्तेमाल करती है। हाँ, बाकी जो हेरोइन भी है वो भी जो है उसकी प्योर फॉर्म आती है, थोड़ी सी उसके लिए इम्प्योर फॉर्म आती है, तो वो भी पैसों में फ़र्क पड़ जाता है, तो वो भी
जो है एलीट क्लास है उसकी प्योर फॉर्म यूज कर रही होती है, जिसको हम वाइट पाउडर कहते हैं, और एक जो ब्राउन पाउडर होता है वो भी हेरोइन ही है, लेकिन वो इम्प्योर है, तो वो जो तबका जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी ड्रग्स वो लेता है। एम्फीटामीन बहुत पहले किसी ज़माने में बहुत महंगी मिलती थी, लेकिन अब वो आम हो गई हैं, बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो वो दोनों तबके ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा कैनबिस, जिसको हम चरस कहते हैं आम जुबान में, वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आती है, जैसे भांग में लोग लिक्विड फॉर्म में पीते हैं, हैश भी उसी की ही किस्म है, वो डिफरेंट फॉर्म में आती है। और नींद की आजकल मसला ये है कि लोग जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस हैं उनका बहुत गलत इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर दर्द की गोलियों का, जैसे नेल्बिन के इंजेक्शन लगाते हैं, टोराडोल इस्तेमाल करते हैं, और नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर बाज़ औक़ात एंजाइटी की दवाएं भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आजकल वो बड़ा ट्रेंड पे चल रहा है, क्या उसको कहते हैं, गबीका, कि लोग मोस्टली उसको मेल्स और फीमेल्स जो है ना दोनों ही उसको स्टिंग की बोतल के साथ यूज कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो ठीक कर रहे हैं या उनकी भी कोई साइड इफेक्ट जाते हैं उनके? गैबिका के जो मैंने आपको पहले बताया ना कि जिसमें झटके हो सकते हैं, जब अब बहुत ज़्यादा हाई डोज से हम जब उनको नीचे लेके आते हैं, उनमें गैबिका भी शामिल है, क्योंकि गैबिका भी एक सीनियस डिप्रेसेंट है, वो हमारे दिमाग को स्लो करते हैं, जैसे नींद की गोलियां और अल्कोहल वाली जो क्लास है। और इसमें बहुत हद तक कसूर कह लें कि डॉक्टर्स का भी है, हमारा भी है, क्योंकि हम जब उनको प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम नीचे मेंशन नहीं करते अक्सर कि ज़्यादा डोज लिख देते हैं उस वक्त, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब होती है मरीज़ की, लेकिन प्लान नहीं पूरा बना के लिखते कि आपने कितने दिन खानी है और कितनी देर बाद आपने इसकी डोज कम करते जानी है। जहन में सोचा होता है कि एक दफ़ा मरीज़ आएगा तो कम कर देंगे, लेकिन मरीज़ नहीं आता तो वही डोज वो लेते रहता है, फिर उसका असर जब कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो ड्रग से डिपेंडेंस पैदा हो सकती है, तो वो खुद ही उसका डोज बढ़ाते रहते हैं। ज़्यादातर ये वो मरीज होते हैं जो किसी न किसी एंजाइटी के मसले की वजह से उनको प्रिस्क्राइब की होती है, और वो फिर बाद में उसका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर लुजैन साहिबा, मुझे ये बताएं कि ह्यूमैनिटी लाइफ रिहाब जो है ये नशा छुड़ाने में क्या रोल अदा कर रहा है यहाँ पर? ह्यूमैनिटी लाइफ रिहैब या कोई भी जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है उसका बहुत ज़्यादा रोल है ड्रग्स को छुड़वाने में। वो इस तरीके से, क्योंकि जब हम एक होता है रिक्रिएशनल यूज़ कि जो इंसान है वो कभी कभार नशा इस्तेमाल करता है दोस्तों के साथ किसी पार्टी में या कुछ ऐसे, वो उसको ओवर यूज़ नहीं कर, मिस यूज़ नहीं कर रहा, ओवरडोज नहीं कर रहा अपने आप को, या कुछ इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा जिसका नुकसान हो सके, तो उसको हम एक वो मौशरती बुराई ज़रूर है, लेकिन उसको हम साइकेट्री या साइकोलॉजी में अगर देखें तो वो बीमारी नहीं है, तो उसको इलाज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो एक मौशरती बुराई है। लेकिन वो लोग जो कि उसका इस्तेमाल इस हद तक कर लेते हैं कि वो उनके कंट्रोल से बाहर चला जाता है, इस हद तक कि मुसलसल उनको खुद को, उनके लोगों को और माशरे को नुकसान हो रहा होता है, छोड़ने की कोशिश भी करना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते, उस जिसको हम डिपेंडेंसी एडिक्शन कहते हैं। जब वो डेवलप हो जाती है तो खुद से छोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो उसके लिए फिर ऐसे जो सेंटर्स होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं कि एक्सेस नहीं होती, बिल्कुल एक्सेस, आप एक जगह पे बंद हैं और आपको मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है और आपको एक्सेस नहीं है। अव्वल तो जी आपको अगर विड्रॉल्स आएंगे भी, जो नशा छोड़ने के बाद विड्रॉल्स आते हैं जिस्मानी और कुछ साइकोलॉजिकल मसले मसाइल आते हैं, उसका मेडिकली उनको उन सिम्टम्स को कम किया जाता है दवाइयों के जरिए। हाँ, अगर वो घर पे होते हैं, विड्रॉल्स आते हैं, वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पे इनको मेडिकली मैनेज किया जाता है और इनका डिपेंड करता है ड्रग कौन सा है और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी, इस्तेमाल कितना करते थे और किस डोज में करते थे। लेकिन ऑन एवरेज अगर हम देखें तो 2 to 3 वीक्स में विड्रॉल्स खत्म हो जाते हैं, हम दवाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देते हैं। फिर साइकोलॉजिस्ट डेली बेसिस के ऊपर, जो हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी ग्रुप थेरेपीज करते हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज करते हैं, उनको बताते हैं कि नशे, उनको एहसास दिलाते हैं कि नशे से क्या नुकसान हुए, क्या फ़ायदे हुए और क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करके वो इससे इन फ्यूचर छुटकारा हासिल कर सकते हैं, या जो उन्होंने रिलैप्स को रोक सकते हैं, दोबारा इसकी तरफ जाने से रोक सकते हैं। फिर जब स्टेबिलिटी आ जाती है पेशेंट के अंदर, तो हम फैमिलीज को इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली थेरेपीज कराते हैं कि उनका क्या रोल है कि मरीज दोबारा इस तरफ ना जाए। तो ये क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा होता है पेशेंट की हर चीज़ को। तो ये घर पर रहते हुए थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, घर पर रहते हुए इलाज हो सकता है, लेकिन वही बात की डिपेंड करता है कि पेशेंट किस हद तक इसमें जा चुका है और घर वाले कितना सपोर्टिव हैं इस चीज़ को लेकर। और अगर अक्सर हम बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम घर पे ही विड्रॉ कराने की कोशिश करते हैं, पहली ट्रायल अक्सर घर पे ही दी जाती है और ओपीडी में बुलाया जाता है, लेकिन जब देखा जाता है कि घर पे मैनेज नहीं हो रहा तो फिर हम उसको एडमिट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, मोस्ट वेलकम जी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की पॉडकास्ट। अगर आप या आपकी फैमिली में से कोई भी बंदा नशे की लत में
आ चुका है, तो आज ही आप ह्यूमैनिटी लाइफ रिहैब सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और इनकी जो पूरी टीम है उसको नशा छुड़वाने में इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।